और अब वक्त यूपी प्राइम का है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और प्रदर्शन भी कर रही है। इस बीच कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बढ़ती तेल की कीमत के खिलाफ एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया और लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ बोलने की अपील की। वीडियो में सोनिया गांधी ने कहा, कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतज़ाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की। यह अपने आप में जनता की मेहनत की कमाई से पैसा निकालकर खजाना भरने का जीता जागता सबूत है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फ़ायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। पेट्रोल और डीजल की अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी ने सरकार द्वारा देशवासियों से जबरन वसूली का एक नया उदाहरण पेश किया है। न केवल यह अन्यायपूर्ण है बल्कि संवेदनहीन भी है। इसकी सीधी चोट देश के किसान, गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मध्यम वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रही है। मैं आज कांग्रेस जनों और आप सभी के साथ मिलकर मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ कि कोरोना महामारी के इस संकट में बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन वापस ले जाए। मार्च से आज तक की पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को भी वापस ले। इसका फ़ायदा देशवासियों को दिया जाए। आर्थिक संकट की इस कठिन समय में यह बहुत बड़ी राहत होगी। जय हिंद। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित हो रही है। इस समय चीन के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से मर्यादाओं को भी लांघकर जो कांग्रेस व बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये देश हित में वर्तमान में कतई भी उचित व ठीक नहीं है। जबकि इससे एक तरफ इसका
चीन भी फायदा उठा सकता है इनकी आपसी लड़ाई का, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ पिछले कुछ दिनों से चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है, तो इससे बड़ा भारी नुकसान अपने देश की जनता को हो रहा है। क्योंकि इस लड़ाई में, इन दोनों की लड़ाई में, जो अपने देश में जनहित के जो मुद्दे हैं तो वो काफी हद तक दब रहे हैं और जिससे जनता को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। आप लोग डीजल और पेट्रोल के दाम कोई ले लें तो पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान तो आम जनता को होगा, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इससे सभी वस्तुएं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं वो महंगी होंगी, उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी। तो प्रभावित कौन होगा? जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो प्रभावित होंगे। लेकिन अब इन दोनों की लड़ाई में, कांग्रेस और बीजेपी की चीन के मुद्दे को लेकर जो दोनों की जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इससे ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जो इस समय डीजल और पेट्रोल की दाम का बहुत गर्म मुद्दा है, ये काफ़ी हद तक दब रहा है। जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में मैं केंद्र सरकार को यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है, वो काफ़ी हर प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है, और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए, इसको जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी, और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि राज्यों की भी सरकारें, केंद्र की भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी के, केंद्र में बीजेपी की है, राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या फिर जिन राज्यों में बीजेपी या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, तो पिछले कई दिनों से तो ये खास तौर से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर तो जो गरीब हित की या गरीब कल्याण की जो ये योजनाएं लॉन्च इन्होंने की हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले की हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है ज़मीनी स्तर से, कि ये इनकी पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है योजनाओं की, चाहे वो राज्य सरकारें कर रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो या केंद्र की सरकार, तो इसकी पब्लिसिटी तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। अभी तो केवल प्रचार हो रहा है काफ़ी, मतलब तो केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, ये केवल प्रचार करते रहें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्यों में, केंद्र में बीजेपी की है कि हम गरीबों के लिए ये योजनाएं शुरू कर रहे हैं, और ख़ास तौर से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल योजनाओं के लॉन्च करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका लाभ गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को पूरा लाभ मिले। तो इसके लिए सरकार को
इसकी मॉनिटरिंग बराबर करनी होगी। इसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट ये मिल रही है कि इसका लाभ इसका जो लाभ निष्पक्ष तौर से जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट ये मिल रही है ज़्यादातर जिस पार्टी की सरकार है वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को इसका लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब, जबकि इन योजनाओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब और मजलूमों का जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमें शिकायतें मिल रही हैं कि इसका लाभ केवल सत्ता पक्ष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, तो जो पार्टी पावर में है तो राज्यों में वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। हरदोई में आज कोरोना के 12 नए मामले आए, जिसमें 7 मरीज हरदोई शहर के रहने वाले हैं। हरदोई के डाकखाने में तैनात कर्मचारी की पत्नी और 1 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव हुई, तो वहीं एक महिला बैंककर्मी, उसके भाई व दादी भी कोरोना की चपेट में आ गए। इससे पहले भी हरदोई से कई मामले सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिन इलाकों में पॉजिटिव मामले आए हैं उन्हें सील किया जा रहा है और सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद देवरिया जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन की सेवा समाप्त कर दी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल से ऋचा वर्मा फर्जी अंक पत्र के सहारे नौकरी करती रही, लेकिन जिले के शिक्षा विभाग के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। दरअसल ऋचा वर्मा जिले के भाटपुरानी कस्बे की रहने वाली है और इनकी नियुक्ति 25 अप्रैल 2016 को हुई थी, लेकिन जब 2019 में ऋचा वर्मा के खिलाफ एक शिकायत शासन स्तर पर हुई, तब जो मूल दस्तावेज की जांच हुई तो पता चला कि ऋचा वर्मा के कई अंक पत्र, जन्मतिथि और विषय फर्जी हैं। कस्तूरबा लार के एक वार्डन है ऋचा वर्मा, उनकी संविदा समाप्त की गई है। के बाद इनकी शिकायतें कुछ 19 अक्टूबर सितंबर के आसपास में शिकायतें इनकी कुछ आई थी, तो उसमें जांच कराई गई, त्रिसदस्यीय समिति द्वारा जांच कराई गई थी। उसमें जो शिकायत इनकी पुष्टि थी कि वो पुष्टित पाई गई। शिकायतों में क्रम ये दिया गया था कि इनके नंबर बढ़ा के इनका सिलेक्शन हुआ, इसमें चयन किया गया था वार्डन के पद पर, वो पुष्टित पाई गई थी। उसी के तारतम्य में जब एसपीडी साहब मेरे संज्ञान में जब आया, उसके बाद एसपीडी साहब का एक लेटर भी आया था, तब करते हुए इनके तत्काल इनकी कार्रवाई, इनका संविदा अभी समाप्त करा दी गई। ये 2 बिंदु उठाए गए थे उसमें जांच में, जो शिकायत हुई थी इनके 2 बिंदु थे। एक तो चयन में नंबर बढ़ाए गए थे और ये कम एज की थी उस समय, ये 2। बुलंदशहर के सियाना में भारतीय किसान यूनियन ने नोडल अधिकारी का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अधिकारी के सामने कई मांगे रखी थी, जहां उनकी समस्या का हल न होने पर अधिकारी का घेराव किया गया। बिजनौर में लगातार बाजार में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए एसपी सिटी की निगरानी में तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों के मास्क न लगाने पर उनके चालान काटे गए। वहीं बढ़ रहे अपराध पर शिकंजा कसने के लिए भी तलाशी अभियान चलाया गया। अन्य बिंदुओं पर रैंडम चेकिंग कर रहे हैं। जो 2 लड़के नई उम्र के आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और फुट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है। कितने भी लोग आ रहे हैं? लगता है 6-7 चालान काटे गए हैं अब तक, लेकिन फिर उसका मैसेज ये गया कि बिना मास्क का कोई नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ 100% कंप्लायंस होने लगा। शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां तलाशी के दौरान बिना नंबर प्लेट आ रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, अस्पताल पहुंचाया और जाहिर है
ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, जो कि इन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जनपद शामली के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा आज सुबह नीलौन नहर पुल पे चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपये के इनामिया अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरा तथा उसका एक साथी पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की तथा 2 अवैध देसी तमंचे और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों में एक 25,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त अंकित उर्फ गुड्डू है, जो जनपद शामली का रहने वाला है तथा इसके ऊपर पूर्व में करीब 1 दर्जन मुकदमे लूट, हत्या के प्रयास तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं और वर्तमान में जनपद शामली, मुजफ्फरनगर तथा पानीपत हरियाणा के लूट समेत कुल 5 मुकदमों में यह वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान ने एक 10 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत कर एक बार फिर इंसानियत को कलंकित कर दिया। बच्ची के साथ हुई घटना की खबर पूरे गांव में जंगल की तरह फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी की मोटरसाइकिल को बरामद किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। नवाबगंज में के अंतर्गत राजेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, एक 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना थाने को प्राप्त हुई। इसमें तुरंत अभियुक्त पंजीकृत कर अन्य कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। बागपत में कंटेनमेंट जोन में जबरदस्ती बाजार खुलवाने जा रहे पूर्व राज्य मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले प्रेस वार्ता कर साहब सिंह ने जबरदस्ती बाजार खुलवाने का आह्वान किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने घर से निकलते ही उनको हिरासत में ले लिया। संत कबीर नगर जिले का समाज कल्याण विभाग जो है वो अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार समाज कल्याण विभाग ने मुर्दों को वृद्धा पेंशन देकर जिम्मेदारी की नींद ही उड़ा दी है। तो वो भी 10 या 20 नहीं बल्कि 600 से ज़्यादा मुर्दों को विभाग बाकायदा पेंशन दे रहा है। जब मगहर कस्बे के एक शख्स ने इस बात की शिकायत की, तब इसका खुलासा हुआ। जो सूचना है इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। सत्यापन कार्य जारी है। वर्ष में नॉर्मली अप्रैल के महीने में हम लोग जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिला पेंशन है, इनका हम लोग सत्यापन कराते हैं। वह प्रक्रिया इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रक्रिया जारी है और अप्रॉक्स 20,000 के आसपास में सत्यापन कार्य हुआ भी है। अभी लगातार जो फील्ड का हमारा कर्मचारी है, ग्राम विकास अधिकारी, उसको हमारे द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि इसमें तेज़ी लाते हुए तत्काल सत्यापन कार्य पूर्ण करें और 100% उसमें जो वास्तविकता है उसको प्रकट करते ही उसके ऊपर आख्या लगाते हुए। जी, हमारे छोटे पापा मोहम्मद याकूब की हत्या कर दिए थे, हो चुकी थी और उनके नाम से जो है फर्जी वृद्धा पेंशन जो है विभागीय लोग चला रहे हैं। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी अखबार द्वारा हुई है और ऐसे ही खबर मिली है हमको, लेकिन आज तक हमने कभी अप्लाई नहीं किया जो है और ना ही कभी हमको मिला पैसा उनका। तो कैसे खाता खुल गया ये विभागीय की जो है गलती है इसमें और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है जो है। तो क्या वो लोग घोटाला कर रहे हैं विभाग? हाँ, विभागीय लोग घोटाला कर रहे हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है पैसा। कितने लोग नाम आया इस तरह से? इस तरह से मगहर में जो है करीब कई नाम है जो है। तो मगहर में कितने लोग ऐसे होंगे जिनमें जो मगहर में कम से कम 7-8 लोग होंगे जो है इस तरह।
जो मर चुके हैं उनके खाते में जो है पैसा जा रहा है और विभागीय लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो है। जानकारी आप लोग है नहीं इसकी? है, जानकारी है, पेपर द्वारा जानकारी हुई है। तो कभी आप लोग खाता खोला इसका? नहीं, खाता तो नहीं खोला। और टिड्डी दल जो है वो फर्रुखाबाद पहुंच चुका है, जिसके बाद कृषि विभाग भी अलर्ट हो गया। हालांकि इन टिड्डियों का रुख किस तरफ होगा ये हवा तय करेगी। अभी उनका रुख कायमगंज की तरफ है। टिड्डी दल किसानों के लिए आफत बन चुका है, चूंकि ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं यहाँ पर भी। अभी तक तो कुछ नहीं है, आज ही शुरुआत हुई है। काफ़ी देर से, कम 8 घंटा हो गया उड़ते हुए, लोग आगे बढ़ती चली जा रही है। बहुत विकट नुकसान है। पीपे बजा रहे हैं बाहर, पीपे बजा रहे हैं, ढोल मजीरे मात तमाम, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहा है। हाँ, पीपे बजाए, थालियां बजाई, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहे हैं, तसले बजा रहे आदमी जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं यहाँ पर भी। अभी तक तो कुछ नहीं है, आज ही शुरुआत हुई है। काफ़ी देर से, कम 8 घंटा हो गया उड़ते हुए, लोग आगे बढ़ती चली जा रही है। बहुत विकट नुकसान है। पीपे बजा रहे हैं बाहर, पीपे बजा रहे हैं, ढोल मजीरे मात तमाम, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहा है। हाँ, पीपे बजाए, थालियां बजाई, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहे हैं, तसले बजा रहे आदमी जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं यहाँ पर भी। अभी तक तो कुछ नहीं है, आज ही शुरुआत हुई है। काफ़ी देर से, कम 8 घंटा हो गया उड़ते हुए, लोग आगे बढ़ती चली जा रही है। बहुत विकट नुकसान है। पीपे बजा रहे हैं बाहर, पीपे बजा रहे हैं, ढोल मजीरे मात तमाम, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहा है। हाँ, पीपे बजाए, थालियां बजाई, मोटरसाइकिल के हॉर्न बज रहे हैं, तसले बजा रहे आदमी जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब फिरोजाबाद में भी टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। टिड्डियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है, और लेकिन जो किसान हैं उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है। तो किसानों के लिए ये टिड्डी दल, इन टिड्डियों के अटैक का हो रहा था कि आ सकती हैं, तो हमारे यहाँ पर पहले ही इसकी एक ट्रेनिंग दी जा रही थी ब्लॉक लेवल पर, और मैं खुद जाकर के सभी कैंप जो लगे थे उनका निरीक्षण भी कर रहा था, और हमने जितनी भी टीम्स थी सबको एक ट्रेनिंग भी दी। इसके अंतर्गत ये है कि जब टिड्डी का अटैक होता है तो उससे पहले ही अगर किसान चाहें अपने लोकल लेवल पर भी उस खेतों में या तो जो डीजे है उसकी साउंड्स या थाली बजा करके या किसी भी तरह की ऐसा साउंड्स आवाज़ करते हैं या खेत में धुआं करते हैं जिससे ऐसा वाइब्रेशन पैदा हो तो टिड्डी उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं बैठती है, तो ऊपर से उड़ के भी निकल सकती है। दूसरा ये है कि इसमें हेस्टाबीटामिल है, क्लोरोफॉल्सिफाइड है, ये ऐसे केमिकल्स हैं, इनका छिड़काव जो है बड़े स्तर पर कराया जाता है। ये गवर्नमेंट की ओर से भी है, हमारी टीम की द्वारा भी है, जिससे कि वो जो फसल है उसको खाते नहीं है फिर, और ये दूर से निकल जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जब टिड्डी बैठ भी जाती है तो ये वहाँ पर अपना अंडे देने के चांस रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर इसकी तादाद फिर फ्यूचर में बढ़ सके। तो ऐसी कंडीशन में उस खेत की जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि इनके अंडे हैं वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएं और आगे इनका फ्यूचर में फिर बढ़ाव ना हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।